डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज समझने वाले इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 के बारे में। तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स जानने वाले हैं। उससे पहले आपको बता देते कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इन्फ्लुएंजा क्या है। तो इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, ये क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है यानी कि अपर एंड लोअर, उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, यानी कि इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जिसमें क्या होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, चिल होगा, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, आपको हेडेक हो जाएगा और रनी नोज, स्नीजिंग और वोमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी चीज़ें आपको क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। किसके? H3N2 यानी कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो ये चीज़ें हो सकते हैं। तो आपको फिलहाल में आपको बता देता है कि अभी देखा जाए फिलहाल में तो सबके घर में ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। किसी को खांसी हो रही है यानी कि कफ, गला में प्रॉब्लम हो जाएगा, बुखार, सर्दी, खांसी, ये चीज़ें, मसल्स पेन यानी कि आपके बदन में दर्द होना, ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना और डायरिया, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही है सबसे ज़्यादा। तो हर घर में देखा जाए तो 1 से 2 लोग अभी फ़िलहाल में निकल रहे हैं, यानी कि किसी को खांसी है तो किसी को बुखार है। तो हर घर में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो वायरस तो नहीं है ना, H3N2। तो अभी देखा जाए फिलहाल में अपने देश के अंदर तो ये केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे। कौन? तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 जो देश के लिए एक समस्या बन सकता है, लेकिन दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। तो आपको बताते हैं कि ये कोविड की तरह तो कहीं तबाही तो नहीं ना मचाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये यानी कि H3N2 और कोविड-19 लगभग थोड़ी मोड़ी मैचिंग करता है इसमें। तो कहीं कोविड की तरह इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 तबाही तो नहीं ना मचाएगा, तो ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो अभी का आंकड़ा आ रहा है यानी कि केसेस आ रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखा जाए तो हर घर में लोग क्या इन्फेक्टेड है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि किसको क्या है। किसी को टाइफाइड हो सकता है या फिर किसी को नॉर्मली सीजनल जो फीवर होती है वो भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब ठंडी आती है या फिर ठंडी जब जाती है तो उसमें गर्म और ठंड से क्या होता है, इसके वजह से सर्द गर्म हो जाती है, कभी ठंडी लगना कभी गर्म लगना, जिसके वजह से तबीयत लोगों का खराब हो रहा है अभी फिलहाल में। यानी कि कभी ठंड रात में लग रही है, दिन में क्या हो रहा है, गर्मी, जिसके वजह से लोगों को हर घर में अभी फिलहाल देखा जाए तो 1-2 लोग फीवर, खांसी, सर्दी अभी हर लोगों को हो रहा है। लेकिन अब इसमें किसी को मतलब जांच कराने के बाद से पता चलेगा कि किसको टाइफाइड है, किसको नॉर्मली सीजनल फीवर है या फिर किसको H3N2 है। तो ये जांच करने के बाद से ही पता चलेगा। तो कितने लोग क्या करते हैं कि मतलब 1 से 2 टैबलेट खा लेते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी वायरल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, फीवर सही हो जाता है। जिसका फीवर सही नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि जाकर के मेडिसिन से 1-2 दवा ले लेते हैं जिससे हम सही हो जाएंगे। लेकिन 1-2 दवा खाए फिर भी क्या होता है कि एक दिन सही रहता है, दूसरा दिन क्या होगा, फिर उनको फीवर हो जाएगा, खांसी नहीं जा रहा है, उनके बदन में दर्द है, वीकनेस है। तो अगर ऐसा हो रहा है, 1-2 जो आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद से सही नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत का तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो आपको नॉर्मली जो टेस्ट करेंगे, आपको सबसे पहले CBC करेंगे। तो CBC में आपको उसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा, WBC, RBC, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको देखा जाएगा प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट किसी का डाउन हो तो क्या होगा, यानी कि उसका रेंज जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में नॉर्मल रेंज होता है। तो उसके अंदर अगर प्लेटलेट किसी का डाउन होता है तो उसमें डेंगू का खतरा होता है। तो इसमें डेंगू के भी शिकार हो सकते हैं, टाइफाइड के भी शिकार हो सकते हैं। अब टाइफाइड की जांच होगी तो ये जांच करने के बाद से ही पता चलेगा किसको कौन सी बीमारी है। अब किसी को ना टाइफाइड है ना डेंगू है। और अब RT-PCR जो टेस्ट होती है, यानी कि RT-PCR का जो फुल फॉर्म होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि ये चीज़ जब जांच होगी तो उसमें पता चल सकता है कि आपको कहीं H3N2 तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 के बारे में। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 वायरस का एक सब टाइप्स है जो इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है। तो अब आते हैं इसके इन्फ्लुएंजा के थोड़ी पार्ट्स जान लेते हैं कि इसके कितने हिस्से हैं। तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी
बी वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस एंड इन्फ्लुएंजा डी वायरस। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2, तो इसी के बारे में जानेंगे जो अभी डे बाय डे इसके क्या हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी रेस्पिरेटरी को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। और ये किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो बर्ड्स, मैमल्स और पिग को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि संक्रमित कर सकता है। तो ये इतने चीज़ों को संक्रमित कर सकता है, जानवरों को भी, यानी कि स्तनधारी जो है जीव जंतु, उनको भी क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, मीन्स संक्रमित कर सकता है। तो अब आते हैं कि H3N2 क्या इंसान को भी संक्रमित कर सकता है? तो हाँ, ये क्या करता है कि एक से दूसरे के अंदर फैल सकता है। जैसे कोविड फैलता था वैसे ये भी इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 दूसरों को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे अनदर पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, यानी कि उससे बीमार पड़ सकता है। यानी कि कैसे, तो एक इंसान दूसरे इंसान के संपर्क में होगा या फिर आस जो ऑलरेडी उसको क्या है, इन्फेक्टेड है, मीन्स उसको जैसे उसको खांसी है, सर्दी है, बुखार है, फिर वह जो भी है, तो वो क्या होगा कि जो सही इंसान रहेगा उसके पास जाएगा, बातचीत करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो निकलेंगे या फिर उसके जो सांस से निकलेंगे, थूक निकल जाएंगे या फिर उससे टच होंगे, तो क्या होगा कि वो भी इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे, इसकी बचाव भी है। तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो लोग ऐसे हैं तो उनसे बचें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से फैल सकता है। तो उनके संपर्क में ना जाएं, दूरी बना करके रहें और अपने हाथों को, इसकी माने बचाव क्या है, ठीक है, तो हाथ जो आपकी जो हैंड है उसको बार बार नाक पे ना ले जाएं, मुंह पे ना ले जाएं और अपने हाथों को सही से धोएं। क्राउड से बचे, भीड़ भड़का जो होता है वहां से क्या हो, बचे। तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। तो ये कोविड की तरह ही इसमें भी है कि एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मुसीबत भी हो सकता है देश के लिए, हर देश के लिए, क्योंकि ये एक देश का नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, ये चीज़ कहीं भी हो सकता है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सब चीज़ों से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 1 से 2 दिन देखेंगे, अगर नहीं होगा तो डॉक्टर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे और अपनी टेस्ट कराएंगे, जिससे हम ठीक हो सकते हैं। अब वैसे ही एंटीबायोटिक लेते रहें और ठीक ना हो, 1 से 2 दिन में नहीं होता है, तो ये क्या होगा कि इसका 1 से 2 दिन में नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि कुछ और बीमारी है। तो टेस्ट होने के बाद से पता चलेगा। ये हफ्तों 14 दिन तक रह सकते हैं, ये चीज़ें क्या है, हफ्तों तक रह सकते हैं। तो इसमें लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। 1 साल में 3 से 5 मिलियन लोग क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से, जिसमें 2,90,000 से लेकर के 6,50,000 लोग तक माने अप्रॉक्सीमेटली इसमें क्या होता है, डेथ कर जाते हैं। इन सब बीमारियों को पकड़ने के लिए RT-PCR टेस्ट कराया जाता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक और टेस्ट है जिसका नाम है RIDT, यानी कि रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोसिस टेस्ट। तो ये RT-PCR से थोड़ा सा लो है, लेकिन RT-PCR में पूरा का पूरा उसमें क्लियर पता चल जाता है। अब थोड़ा सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा के बारे में जानते हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे H1N1, H1N2, H2N1, H3N2 एंड H2N3। तो इसके ये सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा है जो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ऐसा ही आपको बता देते हैं कि सीजनल H3N2 इन्फ्लुएंजा, यानी कि US में इसमें काफ़ी 36,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं प्रत्येक साल। ऐसा ही आपको बता देते हैं कि हांगकांग फ्लू, यानी कि जो हांगकांग फ्लुएंजा, फ्लू को फ्लुएंजा भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लुएंजा। हांगकांग में हांगकांग फ्लू से 1968 और 1969 में फ्लू से 7,50,000 लोग डेथ कर गए। ऐसे ही पूरे दुनिया में 1968 और 1969 में पूरे दुनिया का जो आंकड़ा निकला था फ्लू से, लगभग 10 लाख लोग से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली मारे गए थे। किससे? ये फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से, जिससे US में भी 1 लाख लोग मरे। अब आते हैं जुलाई 1968 तक वियतनाम और सिंगापुर में भी ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब सितंबर 1968 तक यह इंडिया, फिलीपींस, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक ये क्या हुआ, ये बीमारी पहुंच गया। फिर 1968 में जापान, अफ्रीका, साउथ अमेरिका तक ये क्या हुआ, ये बीमारी फैल गया। यानी कि ये कोई नई बीमारी नहीं, ये पुरानी ही बीमारी है, लेकिन ये क्या होता है, इसका वेरिएंट जो होती है अलग अलग होती है। हर साल इसकी स्ट्रेन जो है वेरिएंट क्या होगी, चेंज होगी, कोई खतरनाक हो जाएगा, कोई
थोड़ा कम होगा, कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा। तो ये इसकी वेरिएंट जो है अलग अलग होते रहती है, चेंज होते रहती है। तो अभी अपने देश में और पूरे वर्ल्ड में एक ये समस्या है, कहीं ये वर्ल्ड में ना फैले। और इसकी वैक्सीनेशन हर मुल्क में अलग अलग इसकी क्या है, वैक्सीनेशन है। साल में इसके कोई साल में 2 है, किसी में 1 है इसका वैक्सीन, जिससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और इन सब चीज़ों से बचते हैं। लेकिन ये बीमारी क्या है, एक इन्फेक्शन है, लेकिन ये कॉमन है, कॉमन से भी इसमें क्या होता है, डेथ तक हो जाती है।